दोस्तों, इस पासबुक को ध्यान से देखिए। पेंशन फंड में अमाउंट डिपॉजिट किया है 23,395 रुपए, लेकिन 10C के थ्रू विड्रॉल करते समय सेटल हुआ केवल 11,737। सेकंड पासबुक देखिए। अगेन अमाउंट डिपॉजिट किया 21,170 रुपए, सेटल हुआ 11,841। एक और 15,535 रुपए डिपॉजिट किए और मिला सिर्फ 3,236। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे मेल्स और कमेंट आ रहे हैं कि सर, पेंशन का जो मैंने विड्रॉल किया उसमें अमाउंट बहुत कम सेटल हुआ। मैंने भी जब इतने सारे कमेंट्स और मेल देखे तो मुझे लगा कि कुछ तो मामले में गड़बड़ है और इसकी पूरी तफ्तीश करनी होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने तीनों एग्जाम्पल आपको दिखाए थे उन तीनों के सेटलमेंट अमाउंट गलत आए हैं, काफी कम आए हैं। और सिर्फ इन तीनों के ही नहीं, हजारों और लोगों के पेंशन का अमाउंट विड्रॉल के समय कम आया है, कम आता है और हो सकता है उनमें से एक आप भी हो। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि हमने पेंशन फंड में जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है एटलीस्ट उतना अमाउंट हमारे पास आ जाएगा विड्रॉल के समय। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। पेंशन विड्रॉल की कैलकुलेशन पूरी तरीके से अलग चलती है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पेंशन विड्रॉल की कैलकुलेशन और उसके रूल्स आखिर क्या होते हैं। जब आप पेंशन का विड्रॉल करते हैं तो एक्चुअल में कितना पैसा आपको जेन्युइनली मिलना चाहिए। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिसके कारण आपका पैसा कम आया है। ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो एचआर और पेरोल प्रैक्टिशनर्स कर देते हैं और जिनका खामियाजा फाइनली एम्प्लॉयज को भुगतना पड़ता है। और सबसे एंड में इस वीडियो के हम ये भी जानेंगे कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन कम आया है, जिसकी चांसेस काफी ज्यादा है, तो आप किस तरीके से वो अपना बचा हुआ कंट्रीब्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं आपका लेबर लॉ डिकोडर और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, हमारे देश का वो चैनल जो बनाता है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को जागरूक। और ये तो आप लकी हो कि आपने वीडियो शुरू कर दिया अपनी फीड में से और हो सकता है आपके हजारों रुपए बच जाएं, लेकिन हर बार लक आपका साथ नहीं देने वाला है। इसलिए बेहतर है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसा जो भी फ्यूचर में इंपॉर्टेंट वीडियोस, और मैं गारंटी देके कह रहा हूं कि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस ही बनाते हैं, जब भी आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अपनी पासबुक देखिए। यहां पर आपको 3 कॉलम्स में कंट्रीब्यूशन जाता हुआ नजर आएगा। एम्प्लॉयज शेयर, एम्प्लॉयर शेयर एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन। और जैसा कि आप जानते हैं, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से जो भी एलिजिबल मेंबर है ईपीएस के, उनके पेंशन कंट्रीब्यूशन की तरफ 8.33% ऑफ पीएफ वेजेस चला जाता है। अगर टोटल पेंशनेबल सर्विस यानी जितने साल आपने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया है वो 10 साल से ज्यादा हो जाता है, तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उसके बाद आप पेंशन का विड्रॉल नहीं ले पाएंगे। जब भी आप 58 के टर्न होंगे तब आप अपनी पेंशन शुरू करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है तो आप या तो रिटायरमेंट के समय या फिर जॉब छोड़ते समय 2 महीने के बाद अपना ईपीएस अकाउंट क्लोज करा सकते हैं और उसका विड्रॉल बेनिफिट ले सकते हैं। इस विड्रॉल बेनिफिट का नाम रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, यानी आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है लगभग उतना पैसा आपको वापस मिल जाना चाहिए। तो आप ये तो जान ही चुके हो कि आपके पासबुक में जो आपने कंट्रीब्यूट किया है अमाउंट, उसका टोटल दिख रहा है, वो तो अमाउंट आपको कतई नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट कितना मिलेगा वो जानने के लिए आपको ईपीएस के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 1 सितंबर 2014 के बाद जो भी मेंबर ईपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लगा दी है। वो सीलिंग है 15,000 का 8.33% यानी 1,250 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपने एक्सप्लिसिटली पीएफ डिपार्टमेंट को बोला नहीं होगा 2014 में कि मुझे फुल वेजेस पर कंट्रीब्यूट करना है, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम जो आपके ईपीएस में कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए वो 1,250 जाना चाहिए। अपनी पासबुक चेक कर लीजिएगा, 1,250 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जा रहा है और आपको उसके बारे में पता नहीं है तो वो डेफिनेटली गलत है और बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 2014 के बाद पहली बार पीएफ के मेंबर बन रहे हो और ज्वाइनिंग के समय आपकी वेजेस 15,000 से ज्यादा है, जो आज करके बहुत सारे फ्रेशर्स के साथ होती है, जो आईटी एटसेट्रा जॉब्स में काम करते हैं और वहां सैलरी 15,000 से ज्यादा ही होती है, वो सारे लोग ईपीएस के मेंबर बन ही नहीं सकते हैं। तो उनमें से भी अगर किसी का ईपीएस में कंट्रीब्यूशन जा रहा है, आप अपनी पासबुक चेक कर लेना, वो भी गलत है। इसके अलावा ध्यान रखिए,
कि पेंशन वाले अमाउंट पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो जब भी आपका इंटरेस्ट अपडेट होता है वो केवल पीएफ के शेयर पर होता है, पेंशन पर आपको जीरो इंटरेस्ट मिलता है। उसके साथ ही आप पेंशन से कभी भी कोई एडवांस नहीं निकाल सकते हो। आप एडवांस भी अगेन निकालोगे तो आपका जो मैक्सिमम एडवांस आप निकाल सकते हो वो पीएफ के कंट्रीब्यूशन जितना ही निकाल सकते हो, पेंशन से एक पैसा भी आप नहीं निकाल पाओगे। एंड इन एनी डे जब आप पेंशन से अपना विड्रॉल करोगे तो उस पर कोई भी टीडीएस भी नहीं कटता है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि अरे यार हमारा टीडीएस कट गया होगा, हमने 15G जमा नहीं कराया इसलिए पेंशन का पैसा कम नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, पेंशन के शेयर से कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। पेंशन का पैसा जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो कई लोगों के ये भी क्वेश्चन आता है कि अरे हमारी पासबुक में तो पेंशन का पैसा पिछली सर्विस का दिख ही नहीं रहा है, पीएफ का पैसा तो आ गया। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि पेंशन जब भी हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो केवल सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है, एक्चुअल कोई पैसा पेंशन का इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होता है। तो आपकी पासबुक में अगर जीरो दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप पेंशन के विड्रॉल के लिए जाएंगे तो आपका एक्चुअल अमाउंट कितना भी हुआ हो उसके आधार पर कभी भी आपका विड्रॉल नहीं होगा। आपको विड्रॉल मिलेगा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की टेबल डी के अकॉर्डिंग। तो आखिर ये टेबल डी क्या भला है, समझते हैं ईपीएस विड्रॉल की कैलकुलेशन में। तो अगर आपकी ओवरऑल सर्विस 10 साल से कम है और आपने अपनी जॉब छोड़ दी है, जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद आप अपना ईपीएस अकाउंट क्लोज करा के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेके अपना ईपीएस का विड्रॉल ले सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपकी 8-9 साल की सर्विस है या उससे कम की सर्विस है और आप 58 ईयर की एज अटेन कर चुके हैं, अब आप पेंशन के लिए तो एलिजिबल हो नहीं सकते, तो आप अगेन जो भी अपना कॉर्पस इकट्ठा हुआ है वो पूरा विड्रॉ कर सकते हैं और फर्दर 58 ईयर 1 मंथ का जो भी आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा वो पूरा पीएफ में जाएगा और आपका ईपीएस अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। तो इन 2 कंडीशन में आप अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और वो पैसा विड्रॉ करेंगे ईपीएस 1995 की टेबल डी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये टेबल देखिए, इसमें आपकी नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस उसके आधार पर एक फैक्टर दिया गया है और इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो भी आपकी एग्जिट के समय वेजेस है उतना पैसा आपको दिया जाता है। अब ये जो ईयर निकालने हैं, आप बोलेंगे कि अगर मैंने 2-3 कंपनियों में काम किया हो तो क्या होगा। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए आपने कंपनी ए में 3 साल काम किया, उसके बाद आपने कंपनी छोड़ दी, कंपनी बी ज्वाइन की और बी कंपनी में पीएफ लगता ही नहीं था, तो बी कंपनी में आपने 3-4 साल जो भी काम किया। फिर आपने सी कंपनी में काम किया और सी कंपनी में अगेन आपने 4 साल काम किया। तो अब देखिए आपकी जो ओवरऑल पेंशनेबल सर्विस हुई है वो ए की 3 साल, बी की 0, बी में क्योंकि पीएफ कटता ही नहीं था, और सी की 4 साल हुई। तो ओवरऑल 7 साल सर्विस हुई है आपकी और आप अपना जो फैक्टर निकालेंगे वो 7 के हिसाब से निकालेंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ए के बाद आपने अपना फुल एंड फाइनल विड्रॉल तो नहीं ले लिया। अगर आपने विड्रॉल ले लिया है, किसी भी समय अपना ईपीएस का अकाउंट पूरा खाली कर दिया है, क्लोज कर दिया है, तो वो पार्ट आपकी सर्विस में ऐड नहीं होगा। इसमें आप एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि अरे सर मेरी तो सर्विस 5 साल नहीं 5.5 साल है या 6.5 साल है या 5 साल 5 महीने है, उस केस में क्या होगा। तो उस केस में 6 मंथ्स का राउंड ऑफ का रूल बड़ा काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी सर्विस है 5 साल 5 महीने, तो उसे राउंड ऑफ कर दिया जाएगा 5 साल पे। वहीं अगर आपकी सर्विस है 5 साल 7 महीने तो उसे राउंड ऑफ किया जाएगा 6 ईयर्स पर। तो इस वाले रूल का एक बहुत ही पेक्यूलियर एग्जाम्पल सामने आता है। आप देखेंगे कि अगर किसी की सर्विस 6 महीने या उससे कम है तो वो अगर अपने पेंशन विड्रॉल के लिए अप्लाई करता है तो उससे कोई विड्रॉल नहीं मिलता, उसका इवन क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि 6 मंथ्स के नीचे को सिस्टम राउंड ऑफ करता है 0 पे। तो उस व्यक्ति की इवन दो 5 महीने 5.5 महीने 4 महीने की सर्विस रही होगी, लेकिन विड्रॉल के लिए वो एलिजिबल है 0 रुपीज के लिए, क्योंकि उसकी सर्विस ही 0 काउंट होगी। ठीक इसी तरीके से कुछ मेंबर बोलते हैं कि हमारी तो अभी 9 साल 7 महीने की सर्विस हुई है, लेकिन मैं विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। उसके पीछे भी रीजन ये है कि 9 साल 6 महीने प्लस की कोई भी सर्विस को सिस्टम काउंट कर लेता है 10 साल के लिए और वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इसलिए विड्रॉल उनका होगा ही नहीं। अब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान लीजिए आपकी एग्जिट के समय पेंशनेबल वेजेस थी 15,000 रुपए, 15,000 पे पेंशन कट रही थी जो मैक्सिमम सीलिंग है, और आपने कुल काम किया है 5 साल 7 महीने। तो इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करके ये हो जाएगा 6 ईयर्स। 6 ईयर का अगर मैं फैक्टर देखूंगा तो फैक्टर आएगा 6.07, जिसके हिसाब से आपका जो 10C का विड्रॉल बनना चाहिए वो 6.07 इंटू 15,000 विच इज द वेज एट एग्जिट बनना चाहिए, जो हुआ कुल मिला के 91,050 रुपीज। लेकिन इसमें एक बड़ा फ्लॉ है जिसका काफी एम्प्लॉइज फायदा उठा सकते हैं। वो फ्लॉ ये है कि इसमें जो वेज कैलकुलेशन की जाती है वो वेज एट एग्जिट पे की जाती है। तो मान लीजिए आपने 5-6 साल पूरा 8,000 रुपए पे कंट्रीब्यूट कर दिया, लास्ट महीने में आपने एक बार अपना मंथली कंट्रीब्यूशन दिखा दिया 15,000 रुपए पे, तो क्या ये 6 साल का 15,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा?
उस केस में पीएफ ऑफिशियल्स के पास एक पावर रहती है कि वो इस वेज को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। इन नो केस वो आपके कंट्रीब्यूटेड अमाउंट से बहुत ज़्यादा पे करेंगे। तो इस वाले क्लॉज का कुछ लोग मिसयूज करना चाहते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पीएफ डिपार्टमेंट ऐसे बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर उनको दिखता है कि कंट्रीब्यूट किया गया है मान लो 10,000 और अमाउंट आ रहा है 40,000, तो वो आपका 40,000 अप्रूव नहीं करेगा। एक और केस का ध्यान रखिए, ये केस उन लोगों के लिए जिन्होंने 2014 से पहले कोई कंपनी ज्वाइन की थी। 2014 से पहले अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन की और आपकी 10 साल की सर्विस नहीं हुई है, तो आपका जो विड्रॉल होगा वो वेटेड एवरेज के आधार पर होगा, क्योंकि 2014 और उससे पहले पीएफ की सीलिंग वेज थी 6,500 रुपए। तो रूल ये कहता है कि आपको सीलिंग वेज जब भी चेंज होती है तो वहां तक का वेटेड एवरेज लेना होगा। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय ने कंपनी ज्वाइन की थी 2012 में और उसने एग्जिट किया है 2020 में। टोटल 8 साल की सर्विस थी, जिसमें 2 साल पे तो उन्होंने सीलिंग वेज ऑफ 6,500 पे कंट्रीब्यूट किया है और बचे हुए 6 साल में 15,000 की सीलिंग वेज पर कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर इसका वेटेड एवरेज निकालेंगे तो वेटेड एवरेज होता है 2 साल, क्योंकि पहले 2 साल कंट्रीब्यूशन था 2014 से पहले, इंटू 6,500 प्लस 6 इंटू 15,000 डिवाइड बाई 8, यानी जो हमारी एग्जिट की सैलरी बनी वो 12,875 रुपये बनी। अब इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 के फैक्टर के साथ, और 8 का फैक्टर है 8.22%, जो कुल मिलाकर 1,05,832 रुपए का विड्रॉल बेनिफिट बनाता है। 10 साल से कम की सर्विस पर आपको एग्जैक्टली कितना विड्रॉल अमाउंट मिलेगा उसको तो हम 1 मिनट में सीख ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपकी 10 साल से ज्यादा की भी सर्विस होती ना, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको 7,500 की मैक्सिमम पेंशन मिलेगी, क्योंकि आज के रूल के हिसाब से मैक्सिमम 7,500 ही पेंशन बन सकती है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा भुलावा है। ज्यादातर यूट्यूबर, ज्यादातर ब्लॉग्स पेंशन की कैलकुलेशन ही गलत बता रहे हैं। इनफैक्ट हमने पेंशन की कैलकुलेशन गलत बता रखी है, गलत वर्ड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैं कहूंगा अधूरी बता रखी है। और आप जब एक्चुअल में, जिसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, शायद अगला ही वो वीडियो हो, आप अपनी कैलकुलेशन देखेंगे तो 3,500 रुपए की भी आज की डेट में किसी की पेंशन नहीं बन रही है। उस वीडियो के बारे में भी हम बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि आपको एक्चुअली अपनी पेंशन विड्रॉल में कितनी मिलेगी। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, पीएफ में कंट्रीब्यूट करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, वेल्दी नहीं बन सकते हैं। मैं भी जो अपना एक्स्ट्रा मनी है वो इन्वेस्ट करता हूं स्टॉक मार्केट्स में, ताकि लॉन्ग टर्म में वो मुझे वेल्थ क्रिएट करके दे सके। उसके लिए मैं ऐप यूज करता हूं जीरोधा, क्योंकि काफी सीमलेस ऐप है और इन्वेस्टमेंट पर उस पर कोई भी ब्रोकरेज भी नहीं लगता है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस लिंक के थ्रू अगर आप जीरोधा अकाउंट ओपन कराते हैं तो उससे छोटा सा सपोर्ट लेबर लॉ एडवाइजर टीम को भी मिल जाएगा और आपको उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि आप रूल समझ चुके हो, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का हम कैलकुलेशन दोबारा करते हैं। तो यहां देखिए, इस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है जुलाई 15 में और लास्ट कंट्रीब्यूशन इसका हुआ है मई 19 तक, यानी एग्जैक्ट 4 ईयर की सर्विस है। एग्जिट के समय इसकी ईपीएस वेज है 10,960 रुपए। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको ईपीएस वेज देखना है, ईपीएफ नहीं, क्योंकि ईपीएस वेज पर ही आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन होगी। इसके हिसाब से अगर हम 4 ईयर का फैक्टर देखें तो वो होता है 3.99 टेबल डी के हिसाब से। 3.99 को अगर हम 10,960 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 43,730। जो एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है वो है 23,395 रुपए। यानी अगर अप्रूवल होना चाहिए तो अगर ये 43,000 का अप्रूवल नहीं भी हो रहा है तो समवेयर अराउंड 23,000 का तो अप्रूवल होना ही चाहिए। लेकिन जब इस एम्प्लॉय ने अपना सेटल्ड अमाउंट देखा तो वो था केवल और केवल 11,737 रुपए, जो आप सारे रूल्स रेगुलेशन समझने के बाद आप जान चुके हो कि डेफिनेटली गलत है। तो ये जो अमाउंट कम आया है इसके पीछे 3-4 कुछ जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में अमाउंट गलत है। तो आपको ये अमाउंट कैसे वापस लेना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करिए। क्या आपने कभी भी ईपीएस से अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश की है? नीचे कमेंट में येस या नो बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताएं तो बहुत अच्छा होगा कि आपके पासबुक में टोटल पेंशन का शेयर कंट्रीब्यूट कितना हुआ था और आपको जब विड्रॉल किया तो मिला कितना है। वो दोनों अमाउंट भी आप नीचे बताइए, पूरी कम्युनिटी की हेल्प हो जाएगी। तो जैसा कि आप जान ही चुके हो, मैक्सिमम केसेस में अमाउंट कम आना पीएफ डिपार्टमेंट की गलती है, लेकिन कुछ केसेस में आपकी एज अ एम्प्लॉय या एचआर की गलती भी हो सकती है। उसमें से केसेस ये है कि आपने एक तो अपना पैसा ट्रांसफर नहीं किया, उससे पहले ही विड्रॉल के लिए अप्लाई कर दिया। सेकंड, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि राउंड ऑफ का जो मैंने नियम बताया 6 मंथ्स का प्लस माइनस, कहीं आप उसमें तो कोई एरर नहीं कर रहे हो सकता है आपकी सर्विस है 1 ईयर 5 मंथ्स, लेकिन आप उसको 2 साल कैलकुलेट करके चल रहे हो, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तीसरी चीज जो जनरली आपके एचआर या पेरोल प्रोफेशनल कर सकते हैं, आपकी एज 58 हो गई है लेकिन फिर भी आपका पेंशन का कंट्रीब्यूशन चले जा रहा है,
तो जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो 58 के बाद जो भी कंट्रीब्यूट किया है वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी सैलरी अगर 15,000 से ज़्यादा है तो अगेन आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं कटना चाहिए। और अगर ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन कट रहा है और 15,000 से ज़्यादा वेज पर आप टोटल पीएफ भर रहे हो और पेंशन भी 15,000 से ज़्यादा वेज पर कट रही है तो ये भी केस गलत है। अगर आपने स्पेसिफिकली ऑप्शन नहीं दिया था बहुत साल पहले तो आपका मैक्सिमम पेंशन में कंट्रीब्यूशन 1250 रुपए ही जाना चाहिए। और लास्ट रीज़न ये हो सकता है कि वेज ऑफ एग्जिट के समय जो आपका लास्ट महीने था वर्किंग का उसमें आपने कुछ कम दिन काम किया और इसलिए आपकी ओवरऑल सैलरी कम बन गई है। हो सकता है पीएफ डिपार्टमेंट बिना ज़्यादा ध्यान दिए उसी सैलरी पर आपकी विड्रॉल बेनिफिट कैलकुलेट कर दे। ये सारे रीज़न से आपके एरर हो सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपका अमाउंट कम आया है, इनमें से कोई एरर है तो आपको क्या करना है, और अगर जेन्युइनली आपका अमाउंट कम आया तो आपको क्या करना है। अगर ऊपर बताए एरर में से कुछ एरर है, जैसे आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है तो पहले अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करिए फिर विड्रॉल के लिए अप्लाई करिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने 58 अटेन कर चुके हैं फिर भी आपका कंट्रीब्यूशन जाए जा रहा है, या फिर आपका कंट्रीब्यूशन जाना ही नहीं चाहिए था, आपने 2014 के बाद ज्वाइन किया 15,000 से ज़्यादा वेजेस पर, इन सारे केसेस में आपको रिवाइज्ड फॉर्म 3A, ध्यान दीजिए दोस्तों, रिवाइज्ड फॉर्म 3A पीएफ डिपार्टमेंट के पास सबमिट करना होगा और जो भी रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है उसे करेक्ट करवाना होगा। और बाकी सारे मेंबर्स के लिए जिनका अमाउंट कम आया है केवल एक मेजर सॉल्यूशन उनके पास अभी बचता है, वो है पीएफ ग्रीवेंस फाइल करना। लेकिन यही दोस्तों जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अमाउंट कम आया है। अगर कम आया है आपको पता चलेगा तभी तो आप ग्रीवेंस फाइल कर पाएंगे। तो उस ग्रीवेंस में आप जरूर लिखिए कि आपका एक्चुअल अमाउंट कितना एक्सपेक्टेड था, कितना अमाउंट आया है। हो सके तो अपनी पासबुक की कॉपी भी जरूर लगाइए ताकि पीएफ डिपार्टमेंट को पता चल सके कि कितना ज्यादा डिफरेंस आपके कंट्रीब्यूटेड अमाउंट और आपके विड्रॉल अमाउंट में आ रहा है। और जो मैंने 6th आपको रीजन बताया, जो आपके लास्ट महीने की वेजेस थी वो कम वर्क करने के कारण कम बनी है, इसलिए आपका ओवरऑल विड्रॉल कम आया है, तो वो वाली चीज़ भी आप पीएफ ऑफिस के साथ मेंशन करेंगे। तो वो आपकी जो एग्जिट की वेजेस है उसको एनसीपी डेज को यूज़ करते हुए प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपके 30 में से 15 दिन ही काम किया और उस हिसाब से आपकी वेजेस बनी हुई है, तो उसको डबल करके उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन करेंगे। और टचवुड अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है अभी तक या आपने विड्रॉल नहीं किया है तो एक छोटा सा काम करिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने एटलीस्ट एक पीएफ मेंबर दोस्त के साथ शेयर करिए। चेन से चेन बनेगी तभी बहुत सारे हजारों लोगों का जो अमाउंट कम आया है उनमें से एटलीस्ट कुछ लोगों को अपना न्याय मिल पाएगा, उनके हक का पैसा पीएफ डिपार्टमेंट से मिल पाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप पेरोल प्रोफेशनल हैं तो चेक करिए हमारा कोर्स A to Z ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग। देश के हजारों पेरोल प्रोफेशनल इस कोर्स से सीखकर अपनी खुद की कंसल्टेंसी शुरू कर चुके हैं या अपने लिए एक बेहतर जॉब तलाश चुके हैं। आपको भी चेकआउट जरूर करना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।